एक जंगल के घने पेड़ पर कई पक्षियों के बीच एक चिड़ा पीहा और चिड़िया गोरी ने भी अपना घरौंदा बनाया था। चिड़िया गोरी बहुत चतुर और मेहनती थी। इसके विपरीत चिड़ा पीहा मोटी बुद्धि का आलसी पक्षी था। अजी सुनिए, मैं जा रही हूँ खाने का इंतजाम करने के लिए। बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ यार जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं बच्चों के पास बैठा हूँ। तबीयत ठीक नहीं है? खाने में क्या लाऊं? सब कुछ चलेगा, भूख बहुत तेज लगी है। घोंसले में जो था वो तो खा चुका हूँ, फिर भी पेट भरा ही नहीं। बीमारी में तुम्हारा ये हाल है? बच्चों का खाना भी खा गए। अब तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गोरी ने आसपास देखा तो उसे बड़ी घास में बहुत सारे बीज दिखाई पड़े। वो अपनी चोंच से बीज वाला घास का भाग तोड़कर घोंसले में लेकर आ गई। बच्चों आओ, पूरा खा लो, मैं फिर जाकर लाऊंगी। बच्चे खाने लगे और चिड़ा पीहा भी उनके साथ जुट गया। खाने के समय उसकी बीमारी चली गई थी। दरअसल वह अपनी आलस को बीमारी का नाम दे देता था। खाने के समय तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, अगर कुछ काम पड़े तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। काम तो सब तुम कर लेती हो, मेरी भी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी कर लूंगा। अभी तो कुछ काम नहीं है। अरे बरसात आने वाली है, अपने घोंसले की दुरुस्ती करनी है। उसके लिए मजबूत तिनके पहाड़ी के उस पार से लाने हैं। तुम्हें चलना होगा। तुम पहले शुरुआत कर दो, बाद में मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। गोरी बेचारी बार बार जाकर सबके लिए खाना लाती थी और स्वयं सबके बाद खाती थी। दूसरे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती थी। एक दिन गोरी बाहर गई हुई थी और एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गई। सुनो सुनो, जंगल के सरकार शेर ने मुझे जंगल के बच्चों की गिनती का काम दिया है। बच्चे कमजोर ना हो, इसलिए उनके लिए कई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का इंतजाम किया है। जिसके घर में जितने बच्चे हों मुझे बता दो, ताकि योजना सही ढंग से लागू हो सके। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे भी 4 बच्चे हैं। ठीक है, उन्हें नीचे लेकर आना, मैं सबकी गिनती और नामांकन कर लूंगी। बच्चों का भविष्य बन जाएगा, मुझे दुआ मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ रही हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ, उन्हें नीचे लेकर आ जाऊंगा। पीहा ने उड़कर आसपास के पक्षियों के पास जाकर उन्हें भी अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए कहा। बहुत सारे पक्षी तैयार हो गए। पीहा और दूसरे पक्षी बच्चों को लेकर नीचे भी आ गए। इतने में गोरी आ गई। उसने खाना घोंसले में रख दिया। अजीब, बच्चों को नीचे लेकर क्यों आ गए? अभी ये सब बहुत छोटे हैं, इनका बाहर आना ठीक नहीं है। अरे दूसरे पक्षियों के बच्चे भी बाहर निकल आए हैं। अरे लोमड़ी बहन आई थी, उसने ही सभी बच्चों का नामांकन करने के लिए कहा। जंगल की सरकार के द्वारा वो हमारे बच्चों का भविष्य बनाना चाहती है। जंगल की सरकार बच्चों का भविष्य लोमड़ी के द्वारा? चलो पहले बच्चों को घोंसले में पहुंचाते हैं, इसके बाद असलियत का पता लगाते हैं। अरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मैं भी सब समझती हूँ, अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? गोरी ने दूसरे पक्षियों को उनके बच्चों को घोंसले में ले जाने के लिए कह दिया और अपने बच्चों को भी घोंसले में ले गई। इसके बाद वो उड़कर लोमड़ी के इलाके में चली गई। उसने देखा दोनों लोमड़ियां आपस में बात कर रही थीं। अरे मंजरी, मेरी योजना सफल हो रही है। अभी कुछ देर में चिड़िया के सब बच्चे नीचे आ जाएंगे और नामांकन के बहाने हम उन्हें चट कर जाएंगे। अरे हाँ, यह तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब आज तो पूरी दावत हो जाएगी। उन दोनों लोमड़ियों की बात सुनकर गोरी को पूरा विश्वास हो गया कि यह लोमड़ी की खतरनाक चाल है। वह उड़कर अपने इलाके में आ गई। उसने सब चिड़ियों के साथ साथ यह बात बंदर मंगरू को भी बता दी। उस लोमड़ी की ये मजाल, अभी जाता हूँ और उसकी पूंछ पकड़कर उसे पटकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाई, मैंने भी एक योजना बनाई है। मुझे भी बताओ बहना, अब हमको क्या करना है? वह सामने झोपड़ी देख रहे हो, उसके अंदर ही लोमड़ी को ले जाना है और फिर इसके बाद जेल की सजा सुनानी है। समझ गया। कुछ ही देर में दोनों लोमड़ियां आ गईं।
आइए आइए सरकार, आपकी योजना हम सबको है स्वीकार। आपकी आज्ञा के अनुसार हमने सभी बच्चों को सामने वाली झोपड़ी में इकट्ठा किया है। आप चलिए सबका नामांकन कीजिए और उनका भविष्य संवारिए। यह तो आप लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है, हमारा काम आसान कर दिया है। लोमड़ी बहन समझ लो बहुत ही आसान कर दिया है। चलो झोपड़ी में चलते हैं, बच्चे ऊब रहे होंगे। जैसे ही दोनों लोमड़ियां दरवाजा खुलने के बाद अंदर झांकने लगीं, मंगरू बंदर ने उन्हें ढकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लोमड़ियां अंदर से दरवाजा पीटने लगीं। अरे यहाँ अंदर कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। अंदर चिड़िया के बच्चे नहीं, सांप और बिच्छू मिलेंगे। गोरी बहन, मैंने ही सांप और बिच्छू अंदर छोड़ दिए हैं। इन दोनों का स्वागत भी तो ढंग से होना चाहिए। अंदर अंधेरा है, कोई खिड़की भी नहीं है, सांप बिच्छू काटेंगे, हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। तुम हमारे बच्चों की जान लेना चाहती थी, अब अपनी जान की परवाह करो। तुम्हारे लिए यही सजा है, अब यही मरो। गोरी और मंगरू और सभी पक्षी दोनों लोमड़ियों को हमेशा के लिए उस झोपड़ी में बंद करके वहाँ से चल पड़े। इस तरह गोरी की चतुराई काम आई, दोनों लोमड़ियों ने सही सजा पाई। गोलू हाथी बड़े ही भारी मन से घर की तरफ लौट रहा था। भोलू बंदर डाल पर लटक कर उसे देख रहा था। आज गोलू को पेट भर खाना नहीं मिला था, उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए एक बरगद के पेड़ की तरफ वो तेजी से बढ़ गया। भोलू ने उसे टोका। भोलू बंदर बोला, अरे गोलू भाई, बड़ी जल्दी में भागे जा रहे हो, क्या बात है? रुक भी नहीं पा रहे हो। अरे भोलू, मैं क्या बोलूं? तुम तो जानते हो कि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम छोटे पेट वाले हो, झट से खाकर कूद फांद रहे हो। मेरा बड़ा पेट जल्दी भरता ही नहीं है, खाए बिना दिमाग काम करता ही नहीं है। कई जगह खाया पर कुछ काम नहीं आया, अब बरगद के पास चला आया। गोलू ने बरगद की पत्तियों और टहनियों को खाना शुरू कर दिया। कुछ देर खाने के बाद उसने अपना पेट भर लिया। वो पेड़ के तने से मस्ती करने लगा। भोलू बंदर भी आकर उछलने लगा। अचानक गोलू हाथी के कानों में कुछ आवाजें आने लगी और उसने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे कुछ जानवर खड़े होकर पेड़ के ऊपर देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। गोलू के कदम उसी तरफ बढ़ गए। वहां पेड़ के ऊपर एक पतंग के धागे में फंसा हुआ कौवा लटक कर छटपटा रहा था। वो बार बार पंख फड़फड़ा रहा था, बचने के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं पहुंच सका था। गोलू ने देखा तो उसे दया आ गई। वो कौवे को हर कीमत पर बचाना चाहता था। इतने में भोलू बंदर भी उछलकर सामने आ गया। अरे कौवा भाई, तुमने ये डोर अपने पैरों में कैसे फंसाई? मैंने इस डोर को नहीं फंसाया, इस डोर ने मुझे फंसाया और लटकाया। अफसोस अब तक किसी ने मुझे नहीं बचाया। ये कौवा बेचारा आज सुबह से इस पतंग की डोरी से फंसकर लटका हुआ है, असहाय होकर उल्टा लटका हुआ है। अब तो इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये बेचारा इस बंधन से बाहर निकल नहीं पाएगा और ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएगा। भोलू बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कौवे के पास तक पहुंचने में खतरा था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि पतली डाली पर चढ़ना यानी खतरे को मोल लेना है। वो मांझे की तरफ बढ़ रहा था कि उसके पैर में चोट आ गई। अब गोलू हाथी की बारी थी। उसकी पूरी तैयारी थी। गोलू ने सुंड को ऊपर उठाया, लेकिन कौवे को छू ही नहीं पाया। कई जानवर गोलू के प्रयास को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे अब तो गोलू भैया की सूंड भी नहीं पहुंच पा रही है। ध्यान से देखिए, कौवे की हालत बिगड़ती जा रही है। अब की बार गोलू ने अपने अगले दोनों पैर उठाकर पेड़ पर जमा दिए। उसकी ऊंचाई बढ़ गई और उसने अपना सुंड उठा दिया, कौवे तक पहुंचा दिया। डोर को तोड़कर कौवे को बचा लिया। सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। कौवे ने गोलू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अरे वाह गोलू, अंततः तुमने इस कौवे को बचाकर ही दम लिया। अरे तुम्हारे सुंड में तो चोट लग गई, खून भी बह रहा है। गोलू बोला, मुझे चोट के दर्द की तनिक भी परवाह नहीं है। सबसे बड़ी खुशी तो इस कौवे को बचाने में हुई है। कौवा गोलू के सुंड के जख्म के पास चोंच ले गया
और जैसे जादू हो गया, गोलू का जख्म और दर्द दोनों भाग गए। अरे अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। ये तो सचमुच कमाल हो गया। कौवे राजा, तुम तो जादूगर निकले, मेरे जख्म को ठीक कर दिया। तुम्हारे अंदर जब जादू है तब तुम क्यों खुद फंस कर लटके रहे? कौवा बोला, देखो हाथी भैया, जिस परी ने मुझे यह शक्ति दी है उसने मुझसे कहा था इसके दम पर दूसरों की भलाई करना, अपने लाभ के लिए कभी प्रयत्न मत करना। मुझे बचाने के लिए तो भगवान ने आपको फरिश्ता बनाकर भेज दिया। गोलू बोला, मैंने अपना काम किया है। तुम्हें बचाने के बाद मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो अब तक अकेला ही था। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे जुड़ जाओ, मेरे मित्र बन जाओ। कौवा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। आज से आपकी और मेरी पक्की दोस्ती। अच्छा यह बताइए कि आज आप कहाँ गए थे? ऐसा है दोस्त, मेरा पेट जितना बड़ा है भूख उससे भी बड़ी है। मुझे खाने में बड़ी देर लग जाती है। पेट नहीं भरता तो बुद्धि डगमगाती है। पेट भरने के बाद हालत समझ आती है। तुम मुझे एक बड़ा पेटू कह सकते हो। मेरे होते हुए मेरा दोस्त भूखा कैसे रह सकता है? तुमने मुझे बचाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तो खाना भी हजम हो गया होगा। चलो पेट पूजा हो जाए। कौवे ने अपनी चोंच उठाई और हवा में देखा, और जैसे ही सर नीचे किया पूरा भोजन का भंडार सामने सज गया। गोलू सब आंख फाड़ कर देखता रह गया। दोनों प्रेम से खाने लगे। कौवे का पेट भर गया और गोलू ने खाना बंद नहीं किया। खाता रहा खाता रहा। मेरे दोस्त, तुम यहीं रुको, मैं जल्द ही लौटूंगा। कौवा उड़ता चला गया। गोलू ने आज अपने जीवन में ये नया जादू देखा था। इतना स्वादिष्ट भोजन भी पहली बार ही किया था। एक दिन शिकारियों द्वारा बनाए हुए गड्ढे में गोलू हाथी फंस गया और उसमें से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बहुत देर हो चुकी थी। वो जान गया था कि अब अपना बचना मुश्किल है। असहाय होकर वो वहीं पर बैठ गया और अपने दोस्त कौवे को याद करने लगा। कुछ देर के बाद उसका दोस्त कौवा आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। गोलू उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। वो जान गया कि अब उसका दोस्त उसे बचा लेगा। उसने सूंड उठाकर कौवे को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। कौवा उड़ते हुए आगे निकल गया। गोलू का मन भर आया। उसकी आशाओं के रंगीन महल टूटकर चकनाचूर हो गए। अचानक उसका दोस्त कौवा आकर गोलू के सर पर मंडराने लगा। उसने अपने दोस्त गोलू को असहाय हाल में देखा तो उसके करीब आ गया। मेरे प्यारे दोस्त गोलू, आप चिंता मत करो, देखो मैं आ गया हूँ। कौवे ने चोंच ऊपर की और फिर सर नीचे कर लिया। उसने अपनी जादू से गोलू को ऊपर लाया। इस तरह से कौवे की जादूगरी से उसका दोस्त गोलू सुरक्षित बच गया। इसके बाद गोलू और उसका दोस्त कौवा एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। गंगा नदी के किनारे एक प्यारा सा तोता रोज उड़कर आता, गंगा मैया का पानी पीता और बड़ी देर तक बैठा रहता था। वहीं पास में एक पंडित जी ने अपना तंबू गाड़ रखा था। वो पूजा कराते और चंदन लगाते थे और उसके बदले में कुछ दक्षिणा पा जाते थे। वो रोज उस तोते को देखते और उनके मन में प्रश्न उठता था कि ये तोता यहाँ रोज क्यों आता है। पंडित जी ने अपने झोले से एक अमरुद निकाला और तोते को दिखाकर रख दिया। तोता धीरे धीरे आया और अमरुद खाने लगा। अरे तोते, तुम रोज आते हो, गंगा जल पीते हो और कुछ देर बैठकर चले जाते हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है? तोता बोला, हाँ पंडित जी, इसके पीछे कारण है। मैं आपको बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरा नाम गंगाराम था। मेरा एक छोटा भाई, इसका नाम जमुना प्रसाद था। एक बार हम दोनों गंगा नदी के इसी घाट पे नहा रहे थे। मेरा भाई जमुना मेरे रोकने के बावजूद भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तेज धारा में तेजी से बहता चला जा रहा था। मुझे भी ठीक से तैरना नहीं आता था। मैं उसे बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उस समय उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद
भाई का कहीं भी पता नहीं चला। वह मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। गंगाराम, तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद रहती हैं? पंडित जी, मैं एक बड़े ज्ञाता साधु के सानिध्य में रहता था। वे ना बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। मैं उनके बगीचे में रहता और उनकी ज्ञान से भरी बातें सुनता। उनके साथ रहते रहते मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। अचानक मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। मुझ में कुछ शक्तियाँ भी आ गईं। मैं इतना तो जान गया था कि पिछले जन्म की बहुत सारी बातें तो मुझे याद आ गई हैं, लेकिन इस जन्म में मेरा भाई जमुना कहाँ है, या अभी तक मुझे ज्ञात नहीं हुआ। मैं गंगा माँ के किनारे बैठकर उसे रोज प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे भाई से मिला दे। पंडित जी तोता गंगाराम की बातें सुनकर विचार करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन प्रत्यक्ष एक तोते से ये जानकारी मिलने के बाद वो सोच में पड़ गए। तोता गंगाराम और पंडित जी में खूब पटने लगी और गंगाराम जब भी गंगा किनारे आता तो पंडित जी से मिलता और अमृत भी खाता। कभी कभी तो वो खुद अमृत पंडित जी के लिए लेकर आता। पंडित जी ने कहा, अरे गंगाराम, तुम मेरे लिए अमृत क्यों लाते हो? मुझे तो प्रसाद के स्वरूप मिल ही जाता है, वो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। पंडित जी, हिसाब बराबर का होना चाहिए। कभी आपने अमृत खिलाया, कभी मैंने खिला दिया। आपने प्रसाद में दिया और मैंने पेट से तोड़ लिया। एक दिन पंडित जी का 8-10 साल का लड़का भागीरथी गंगा किनारे पंडित जी के पास आ गया। बाबूजी, घर में आटा और दाल दोनों खत्म हो चुके हैं। मैंने तो नमक चावल खाया और ये देखिए आपके लिए भी लाया हूँ। मेरी कमीज बहुत पुरानी हो गई है, दिवाली आ रही है, नए कपड़े सिलवा दो ना। ठीक है बेटा, कुछ दिन तक रुक जाओ। किसी जजमान ने कपड़े दे दिए तो उसी कपड़े की कमीज सिलवा लूंगा। आजकल जजमान भी कम होते जा रहे हैं। लोग गंगा मैया में नहा रहे हैं, लेकिन हमें भूल जा रहे हैं। पंडित जी, अब आप चिंता मत करिए। अब आपको सारे जजमान याद करेंगे और यहीं आएंगे। आपको अच्छी खासी दक्षिणा भी मिलेगी और जिंदगी अच्छे से कटेगी। गंगाराम, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। काश ऐसा होता तो मेरी गरीबी दूर हो जाती। एक बिटिया है, उसकी शादी हो जाती। गंगाराम बोला, पंडित जी, वह दिन जल्द ही आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके बेटे भागीरथी को देखकर ना मुझे बड़ा अलग सा अनुभव हुआ है। मेरे खून में एक लहर सी दौड़ गई है। बड़ा होनहार बालक है। गंगाराम, ये गंगा मैया की ही तो देन है। एक बार गंगा मैया में बहुत बाढ़ आ गई, बहुत से लोग बेघर हो गए, कई लोगों की जानें भी चली गई, कई लोग अपनों से बिछड़ गए। एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा एक लकड़ी पर बहता हुआ मुझे दिखाई दिया। वो रो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उसे जाकर उठा लिया। मैंने चारों तरफ पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब मैंने उसे अपने ही घर में रख लिया, अपना बेटा बना लिया। मेरी धर्मपत्नी ने भी उसे सीने से लगा लिया और अपना लिया। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि गरीबी के कारण मैं उसका ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ। वो किसी बड़े घर का लड़का है और उसकी किस्मत में गरीबी आ गई। गंगाराम बोला, पंडित जी, सब ठीक हो जाएगा। गंगा मैया की कृपा से आपके दिन भी लौट आएंगे। और दूसरे दिन गंगाराम अपनी चोंच में एक मोती लेकर पंडित जी के सामने हाजिर हो गया। गंगाराम बोला, पंडित जी, यह मोती संभाल कर रख लीजिए। आपकी जिंदगी में यह बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पंडित जी ने जैसे ही मोती अपनी जेब में रखा, एक अमीर जजमान उनके सामने आ गया। पंडित जी ने उसे कथा सुनाई और उससे बड़ी अच्छी दक्षिणा पाई। इसके बाद कई जजमान आने लगे और पंडित जी को बहुत अच्छी अच्छी दक्षिणा मिलने लगी। उन्हें स्वर्ण और चांदी का भी दान मिला। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अच्छा घर, अच्छा सामान, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छे ढंग से चलने लगा। जीवन का रंग अच्छे ढंग से बदलने लगा। गंगाराम, तुम तो जादूगर निकले, बहुत बड़े भविष्यवक्ता भी हो। जैसा कहा वैसा ही हुआ। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारा साथ पाकर मैं परम भाग्यशाली बन गया हूँ। एक दिन पंडित जी का लड़का भागीरथी गंगा किनारे आया और नहाने के लिए उतर गया। वो आगे जा ही रहा था, लेकिन गंगाराम उसे रोक रहा था। भागीरथी नहीं माना और आगे चला गया। पानी गहरा था,
वो डूबने लगा। पंडित जी चिल्लाए, अरे बाप रे, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। गंगाराम की आंखों से रोशनी निकली और बच्चे पर पड़ गई। गंगाराम बोला, हे गंगा मैया, मेरे भाई को बचा लो। अब दोबारा मैं इसे डूबते हुए नहीं देख सकता। भले ही मेरे प्राण ले लो, परंतु इसे बचा लो। अचानक चमत्कार हुआ। भागीरथ पानी के ऊपर से बड़े आराम से गंगाराम की तरफ आने लगा, जैसे उसे कोई अपनी गोद में लेकर आ रहा हो। पंडित जी भी अद्भुत नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। खुशी के मारे उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो आगे बढ़े और उन्होंने भागीरथी को उठाकर कलेजे से लगा लिया। गंगाराम बोला, बहुत बहुत धन्यवाद गंगा मैया, जो आपने मेरे भाई को बचा लिया। पंडित जी, यही भागीरथी मेरा पिछले जन्म का भाई है। मेरा जमुना, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा है। इस जन्म में भागीरथी बनकर आपकी दुनिया आबाद करने चला आया है। पंडित जी बोले, गंगाराम, तुम भी मेरे बेटे बन जाओ। आज से मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी। हम सब अब साथ साथ रहेंगे। गंगा मैया में डुबकी लगाने का बहुत बड़ा फायदा हुआ। मुझे एक जादूगर प्यारा भैया मिल गया। सभी लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और खुशियां मनाने लगे।